हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्लास 10th स्टैंडर्ड जो है आपके लिए है, और ये जो आपकी आज की क्लास होगी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आपकी लाइव क्लास चल रही है 10th की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और कल लाइव क्लास चल रही थी आपकी, थोड़ा 20-25 मिनट चली थी। तो उसका जो शेष टॉपिक है वो आज आपका कवर होगा। कहने का मतलब जो लाइव क्लास होगी आज के दिन सिर्फ 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी, ठीक है, क्योंकि कल वाले टाइम को हम एडजस्ट करना है हमको आज। तो स्टूडेंट, आप उसमें से ज़रूर आज अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ें और उसका जो है बेनिफिट लें IUPAC का। तो यहाँ पर जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री से रिलेटिव है। आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 5 से है, और इस लेसन का नाम हमको पता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार क्लास है आपकी, बहुत मज़ेदार वीडियो है आपके लिए। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि बात आपको क्लियर समझ में आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक आपके सामने लेसन के अकॉर्डिंग जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, इसमें सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो इंट्रोडक्शन दें, अगर आपको इंट्रोडक्शन, इसमें जो हम परिचय की अगर बात करें तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जितने भी क्या होते हैं तत्व होते हैं, तत्वों को जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखना, ठीक है। जितने बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, बट इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि तत्वों की खोज की थी, और उसमें क्या है उनका जो है सही तरीके से उनका मत वहाँ पर सही नहीं हुआ। उनको अगर बैठाया गया तत्वों को, उनका अरेंजमेंट सही से नहीं हुआ। तो इसमें जैसे अगर हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बात करें, जैसे डोबेराइनर है, न्यूलैंड है, ड्यूमा है, मेंडलीफ, मोजले हैं, ये सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बट इस एट लास्ट इसमें किसका जो है जो सारणी है, जो टेबल है, वो किसकी बेनिफिट हुई, किसकी जो है अभी तक चल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। तो स्टूडेंट, हमको पता है कि यहाँ पर जो गुणधर्म होते हैं तत्वों के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, कौन कौन से साइंटिस्टों ने अपना मत दिया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है आपका, अभी तक हम देखें तो 118 तत्वों की क्या हुई है, खोज हुई है। कितने तत्वों की? अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई, तो सबको पता है। और हम जानते हैं कि हमारे नेचुरल में हमारे प्राकृतिक में कितने तत्व विद्यमान हैं, ठीक है, तो 92 हैं। कितने हैं? 92 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे मुक्त अवस्था में पाए गए हैं। कितने अवस्था में पाए गए हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक 118 तत्वों की यहाँ पर खोज हुई है, और जिसमें से प्राकृतिक तत्व जो है जिसको मुक्त अवस्था बोलते हैं, इसमें 92 तत्व हैं। और संयुक्त तत्व जो होते हैं, जो शेष बचे हैं, इसके अलावा जो संयुक्त तत्व होते हैं, ठीक है, जो इसके अलावा जो बचे हैं 92 तत्व के अलावा, वो सब संयुक्त तत्व कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रकृति में कितने, हमारे नेचुरल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, तो वो 92 हैं। कितने हैं? 92 हैं। कौन सी अवस्था में है ये 92? मुक्त अवस्था में है, एंड संयुक्त अवस्था में है आपके शेष जो और बचे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हमने बताया है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक वर्जीलियस थे, वर्जीलियस, ठीक है, जे वर्जीलियस, जिन्होंने एलिमेंट्स की खोज भी की थी। उसके तत्व का प्रतीक जो नाम था उन्होंने दिया था। तो जो वर्जीलियस ने, अगर वर्जीलियस की बात करें तो वर्जीलियस ने क्या बताया था, क्योंकि 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में कौन कौन से तत्वों को इन्होंने कौन कौन से तत्वों को इन्वॉल्व किया था, तो इसमें इन्होंने धातु को लिया था, मेटल को, ठीक है, धातु को ले गया था, एंड अधातु को लिया था। कहने का मतलब नॉन मेटल, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में इन्होंने क्या किया था, अपना मत दिया था, ठीक है। उसके बाद प्राउट आते हैं। क्या आते हैं भाई? प्राउट आते हैं। प्राउट ने, अगर हम देखें तो प्राउट ने 1815 में, कब? 1815 ईस्वी में इन्होंने अपना जो है मत दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें
डोबे राइनर, डोबे राइनर। तो डोबे राइनर ने अपना जो मत दिया था, अगर हम देखें तो 1817 में, 1817 में इन्होंने दिया था। उसके बाद ड्यूमा आते हैं, ड्यूमा, ड्यूमा, ड्यूमा ने अपना मत किस सन में दिया था भाई? 1853 में दिया था। कब दिया था? 1853 में। उसके बाद न्यूलैंड आ गए। कौन आ गया? न्यूलैंड, न्यूलैंड, हाँ न्यूलैंड आ गए। न्यूलैंड ने अपना मत किस सन में दिया था? ये आपको पता होना चाहिए। ये 1866 में दिए थे। कब दिए थे? 1866 में। उसके बाद लोथर, लोथर मेयर, लोथर मेयर ने अपना जो मत दिया था 1869, ठीक है 1869 में इन्होंने अपना मत दिया था। तथा एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम मेंडलीफ है, आपको पता भी होगा इनके नाम को। मेंडलीफ ने अपना जो दिया था वो 1869 में। कहने का मतलब इन्होंने दोनों ने मिल करके एक सन में इसका जो है काम किया था। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे प्रकृति में 118 तत्व हैं, जिसमें से नेचुरल प्राकृतिक तत्व 92 हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और अगला है संयुक्त अवस्था में जो सारे शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने बताया था अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अलग अलग सन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्जीलियस ने धातु और अधातु पर जो है इन्होंने अपना टेबल बनाया था, सारणी बनाई थी। और उसके बाद प्राउट ने 1815 में इन्होंने बताया था। अभी हम एक एक करके सब के बारे में बात करेंगे। डोबे राइनर ने 1817 में इसकी बात किया था, एंड ड्यूमा ने 1853 में बात किया था, एंड न्यूलैंड ने 1866 में, एंड लोथर मेयर ने 1869 में, एंड मेंडलीफ ने 1869 में। तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले वर्जीलियस के बारे में बात करेंगे कि वर्जीलियस ने जो धातु और अधातु के बारे में इन्होंने अपना मत दिया था। पहला ध्यान रखेंगे, इतने ही हमको पढ़ना है। इतने में से हो सकता है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत पूछ लिया जाए, ड्यूमा का सिद्धांत पूछ लिया जाए, न्यूलैंड का अस्तक नियम का सिद्धांत पूछ लिया जाए, लोथर मेयर का सिद्धांत पूछ लिया जाए, मेंडलीव का पूछ लिया जाए, एंड प्राउट वर्जीलियस। तो सबसे पहले हम एक एक करके इतने स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना है, इतने ही आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या चीज़ें बताए हैं इन सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। तो वर्जीलियस ने बताया था कि जो धातु और अधातु के बेसिस पे अपनी जो सारणी बताई थी, इन्होंने कहा था कि जितने भी तत्व हैं वो धातु और अधातु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अधातु होते हैं, बट जैसे कि इसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स लिया था, उदाहरण में अगर हम बात करें तो इसमें आयोडीन था। क्या था भाई? आयोडीन था। एंड यहाँ पर हम आयोडीन के साथ साथ ले सकते हैं ग्रेफाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे तत्व थे जो कि अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। बट अब इन्होंने बताया कि जो आयोडीन और ग्रेफाइट होते हैं ये धातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी इनके पूरे प्रॉपर्टीज जो है, इनकी जो पूरे गुणधर्म है वो सही तरीके से सभी तत्वों पर लागू नहीं होते हैं। इस तरीके से जैसे कि कुछ इसमें ऐसे तत्व होते हैं धातु अधातु में कि जो दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे मेटालॉइड्स होते हैं, उपधातु आप जानते हो। तो इसमें आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक होता है। एंड हम एंटीमनी ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? एंटीमनी। तो वर्जीलियस ने बताया था, इन्होंने अपना जो है जो सारणी बताई थी धातु और अधातु बताई थी कि जितने तत्व होते हैं वो धातु और अधातु के रूप में होते हैं, बट ये संभव नहीं है कि सभी तत्व धातु और अधातु के ही रूप में हो। जैसे कि इसमें आयोडीन ग्रेफाइट की बात करें, लेकिन कुछ इसमें ऐसे तत्व थे, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने धातु और अधातु के रूप में इसको बांट दिया। एक टेबल बनाया, उधर धातु रख दिया, उधर अधातु, बोले कि इसमें गुण है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व थे जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि हमने आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में बताया। तो इनकी सारणी बहुत लंबे समय तक चली नहीं, इस कारण से इनकी सारणी यहीं तक फ्लॉप हुई। अब देखिए अगला जो है प्राउट। प्राउट की जो परिकल्पना है इन्होंने बताया था 1815 में। कब बताया था? 1815 में। इन्होंने बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इनका जो भार होता है, इनका जो भार होता है
इन्हीं परमाणुओं के सरल गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? सरल गुणांक होते हैं। बट ये सभी तत्वों के लिए फॉलो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन के परमाणुओं के ही बराबर हों। ठीक है, इस तरीके से इनकी भी जो सारणी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने हैं और इनका जो भार होता है उसके संयोग के बराबर होता है या उसके सरल गुणांक होता है। तो इस समय तक ये पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। ठीक है, सभी हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी भी सारणी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आपको दो बताया, एक वर्जिलियस के बारे में बताया और एक इन्होंने बताया प्राउट ने बताया। ठीक है, तो वर्जिलियस ने धातु और अधातु के बारे में बताया था कि सभी तत्व हैं, बट इन्होंने हाइड्रोजन की संज्ञा दी, बट ऐसा नहीं है। अब डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत क्या बताता है? ठीक है, अब देखिए ये वैज्ञानिक जो थे डोबे-रायनर, ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। 1817 में इन्होंने अपना बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें कि लिथियम ले लें एंड हम यहाँ पर पोटेशियम ले लें। ठीक है, लिथियम और पोटेशियम, इन्होंने बताया कि ऐसे तत्वों को हमने लिया, ऐसे तत्वों को इनका वर्ग बनाया था कि अगर हम इनके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, ये तत्व हो गया और ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान। अब लिथियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और इसका पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं, अगर समान तत्वों को हम इन दोनों को जोड़ दिया जाए, समान तत्व के जो भी इनकी आवेश हैं उनके अकॉर्डिंग रख करके अगर उनको जोड़ा जाए, जैसे कि अगर हम बोलें तो इन दोनों को जोड़े तो जो जोड़ने पर उसका योग आए, और जैसे कि 7 + 39 उनको 2 से, क्योंकि 2 तत्व थे, 2 से भाग दे दिए, तो इसको हम बात करेंगे 9 7 16 कैरी 1, और इसके बाद ये 4 हो गया, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 23 आ गया। तो यहाँ पर जो 23 आ रहा है इन दोनों के संयोग के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने बताया। तो जैसे ये 23 किसका होता है हमको पता है, 23 जो होता है ये Na का होता है। Na का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इन्होंने डोबे-रायनर ने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं, अगर समान तत्वों के आवेश को अगर हम एक और एक को जोड़ें, पहले तत्व को दूसरे तत्व से जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करें, क्योंकि 2 तत्व थे, 2 से भाग किया, तो जो आएगा, आने के बाद जो तीसरे तत्व की वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, बट क्या ये संभव है कि 118 तत्व में या जितने भी तत्व होते हैं सब के लिए ये फॉलो हो? तो ऐसा संभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सभी तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात? तो स्टूडेंट इस तरीके से इनकी भी डोबे-रायनर का भी ज़्यादा लंबे समय तक जो है इनका नहीं चला था, यहीं पर इनकी जो है फ्लॉप हो गई थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये था आपका। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है अगला जो आपके सामने हम बताने चल रहे हैं, अगला क्या है? ये डोबे-रायनर हो गया। ठीक है, अब उसके आता है न्यूलैंड के बारे में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये वाला ड्यूमा और मेंडलीव को, एंड यहाँ पर लोथर को। ठीक है, इसको हम बाद में, जो इम्पॉर्टेंट पहले उसको हम देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, इसको मेरेज कर देते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, न्यूलैंड ने 1866 में बताया कि जो संगीत का स्वर होता है, जैसे कि हम जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 संगीत में ना अष्टक नियम, इसका देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस तरीके से क्वेश्चन होता है।
तो इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व तो हम कोई दूसरा ले लें, ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन ले लें, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि संगीत के स्वरों पर इन्होंने बैठाया था। इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व होता है वो अंतिम तत्व, जैसे नाइट्रोजन है, पहला तत्व अंतिम तत्व से क्या रखता है, संयोग रखता है, और इसका संयोग इसके बराबर और इसका संयोग इसके बराबर। तो आप सोच सकते हो, आप फील कर सकते हो, क्या ये सभी तत्वों के लिए फॉलो होगा? क्या ये सभी तत्वों के लिए नियम हो सकता है? बट ये कुछ तत्वों के साथ बैठ सकता था, सभी तत्वों के साथ बैठ नहीं सकता था। इस कारण से इनकी भी जो सारणी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। तो इस कारण से स्टूडेंट इनका जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चला था। उसके बाद ये मेंडलीफ आए, लोथर मेयर आए। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हम जब अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के सारणी पर एक मोजले की सारणी है जो कि जिसके अकॉर्डिंग हम फॉलोमेंट में चल रहे हैं, सारणी चल रही है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, हो गया होगा। तो एनीवे अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको तब तक यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवे स्टूडेंट लाइव क्लास आपकी आज 8 बजे से चलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रुकें, क्योंकि आज की IPSC आज का आपका लास्ट दिन होगा और आज IPSC को ख़त्म कर दिएगा। जितने भी उसमें से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइव क्लास एंड टाइम टू टेबल वीडियो ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।